आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है या फिर उसे ऐसा लगता है कि मेरे केस में मेंटेनेंस लग सकता है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों से ऐसा हो सकता है कि उसके केस में मेंटेनेंस ना लगे। ऐसा भी हो सकता है कि मेंटेनेंस मिनिमम लगे, जैसे कि पति की सैलरी 50,000 रुपये है तो पत्नी को 3,000, 4,000 या 5,000 ही भरण पोषण मिले। और अगर इन बातों का पति ध्यान नहीं देता है तो ऐसा भी हो सकता है कि पति की सैलरी 50,000 रुपये है और मेंटेनेंस 25,000 या उससे अधिक 50,000 भी लग सकता है। जय जैनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, नेक्स्ट जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क करिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1, पति को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि पत्नी जब मेंटेनेंस का केस लेके आई है तो पत्नी मेरी इनकम कितनी बता रही है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो पति की इनकम है पत्नी कई बार उसे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बता देती है। मेरी संपत्ति कितनी बता रही है, जो है ही नहीं मेरी उसको भी मेरा बता दिया जाता है, और मेरे ऊपर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। तो पत्नी ने मेरी इनकम क्या बताई है, तुरंत अपनी इनकम का सबूत कोर्ट के समक्ष रख दीजिए। पत्नी ने जो संपत्तियां बताई वो आपकी नहीं है, आप तत्काल जवाब दीजिए, उसमें डिनाई कर दीजिए। तो जवाब दिया आपने, अपनी सैलरी एक्चुअल बता दी, अपने खर्चे एक्चुअल बता दिए, और जो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है वो मेरी नहीं है, ये भी आपने स्पष्ट कर दिया। और साथ ही इसके अलावा पत्नी जो आपके ऊपर आरोप लगा रही है, आपने उन सभी आरोपों के जवाब भी दे दिए कि पत्नी झूठ बोल रही है, मेरी कोई गलती नहीं है और पत्नी मेरी परमिशन के बिना अलग रह रही है। तो ऐसा हो सकता है यहां पर कि कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दे। दूसरी परिस्थिति, आपने अपने खर्चों की लिस्ट दी, आपने अपनी इनकम की लिस्ट दी, अब आपकी लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। आप 50,000 कमाते हैं, उसमें से 40,000 तो खर्च ही हो जाते हैं, 25,000 रुपये लोन की EMI चली जाती है, बाकी परिवार में 4 सदस्य हैं, या रेंट का हाउस था, अभी रेंट पे रह रहे हैं, मकान बन रहा है, EMI चालू है, तो आपके पास पैसा नहीं बचता है। तो आप 50,000 कमाते हैं, लगभग 40,000 या उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि कोर्ट पत्नी को एक मिनिमम भरण पोषण तय करे, जो कि 2,500-3,000 रुपये हो सकता है। तीसरी परिस्थिति, जहां पर आपने कोर्ट के समक्ष ये सबूत रखे कि मेरे परिवार में इतने लोग हैं, वो बीमार रहते हैं, उनकी शादी करवानी है, उनका एजुकेशन कराना है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो जितना ज़्यादा आपके ऊपर खर्चा होगा, लायबिलिटीज होगी, उतना ज़्यादा आपको इस केस में ये फायदा मिलेगा कि भरण पोषण कम से कम लगेगा। तीसरी बात यहां पर यह भी नोट कर लीजिए कि मेंटेनेंस के केस में जरा सी लापरवाही आपको भारी नुकसान करवा सकती है। भरण पोषण के केस में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कोर्ट पहुंचे, कोर्ट में सारे सबूत रखें, सारे तथ्य रखें, और अगर पत्नी कमाती है तो उसका सबूत भी दें, अगर अडल्ट्री में थी तो उसका सबूत दें, उसने किसी प्रकार की आपके साथ क्रूरल्टी की है, क्रूरता की है, उसका सबूत भी आपको ही कोर्ट के समक्ष देना है। इन बातों को ध्यान में रखिए, फिर देखिए आपके केस में निर्णय कितना शानदार आता है। जहां पर पति एक कदम आगे बढ़ के कोर्ट में अपना पक्ष रखता है, नोटिस आया दौड़ के पहुंचा, तत्काल जवाब दे दिया, एफिडेविट दे दी, खर्चे की लिस्ट दे दी। ध्यान रहे, खर्चे की लिस्ट में लगातार अपने हर वीडियो में ये शब्द इस्तेमाल करता हूं। जहां मेंटेनेंस का बात आती है इस वीडियो में, उस वीडियो में अक्सर लिस्ट की बात करता हूं। लिस्ट में मतलब ये होता है कि आपके खर्चे क्या हैं उसे विस्तार से एक एक पैसे का हिसाब अपनी लिस्ट में लिखिए, और साथ में वकील साहब की फीस और
कोर्ट आने और जाने का, किराया और इसके अलावा खाने और पीने का कितना बिल बनता है, ये सारी चीज़ें आप खर्चे में डाल के कोर्ट के समक्ष स्पष्ट दिखाइए, ताकि आपकी इनकम में से आपके खर्चों को पहले घटाया जाए। फिर जो पैसा बचे उसमें से कितना पत्नी को दे सकते हैं, कोर्ट फिर ये डिसाइड करे। और अगर आप यहाँ गलती करते हो, पहली गलती नोटिस नहीं ले रहे, दूसरी गलती नोटिस मिल गया है तो अभी जवाब नहीं दे, पहुंच नहीं रहा कोर्ट, वकील साहब को भेज दिए, नहीं जा रहे, पहुंच गए, मेडिएशन दे दो साहब, मेडिएशन दे दो, मेडिएशन मांग लिए, फिर केस को लंबा कर लिए। अब साहब ऐसा करो, जवाब हाँ अगली तारीख पे, अगली तारीख पे, ऐसे करके आप तारीखें खींच रहे। अब इसके बाद में पत्नी ने आपकी इनकम बताई, मेरा पति 5 लाख रुपए कमाता है और आपकी इनकम 50,000 है, तो अभी तक आपने अपनी इनकम का सबूत नहीं लगाया और कह रहे नहीं नहीं आप, मैं तो 50,000 कमाता हूँ, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन अभी तक आपने अपनी इनकम का सबूत कोर्ट को नहीं दिया। पत्नी क्या कह रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि मेरी इनकम कितनी है, इसके बारे में पत्नी क्या कह रही मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब इस बात से है कि मेरी इनकम कितनी है और उसका सबूत मेरे पास क्या है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, ये कोर्ट के समक्ष लगा दिया, हुजूर मेरी सैलरी 50,000 रुपये महीने की है, ये बैंक स्टेटमेंट है। अब पत्नी जितना बोल रही है 5 लाख है, तो पत्नी उसके सबूत ला के कोर्ट में सबमिट कर दे। तो भाई ठीक है, मान लो कि भैया 5 लाख रुपए मेरी इनकम है, चलो 1 लाख मांग रही, मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूं, लेकिन साबित तो करे वो। दूसरी बात, जवाब में आपको विस्तार पूर्वक सारी स्टोरी लिखनी है। आरोपों को तो आप डिनाई करेंगे करेंगे, इसके साथ में आपको विस्तार पूर्वक पूरी स्टोरी लिखनी है। नंबर 3, कोशिश करिए इंटरिम ना लगे। आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि इंटरिम नहीं लगेगा। चौथी बात, केस को जल्दी से जल्दी डिसाइड करवाइए, मामला है भरण पोषण का, और जितने ज़्यादा गवाह और सबूत आप प्रस्तुत कर सकते हैं उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। पत्नी अगर भरण पोषण लेना चाहती है तो उसे भी सबूत प्रस्तुत करना होंगे, और अगर पति नहीं देना चाहता तो उसके लिए अनिवार्य ही है, पत्नी बिना सबूत दिए भी मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन अगर पति ने सबूत नहीं दिया तो ऐसा हो सकता है कि पति की सैलरी 50 है, पत्नी बता रही है कि 5 लाख, तो कोर्ट ने लगा दिए 1 लाख, फिर ऐसा भी हो सकता है। इसलिए तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।